गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधायन, उसी को आगे हम देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा है उसमें हमने देखा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्यों आवश्यकता है या उसके विकास के क्या कारण हैं। अभी तक हम ये कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भारत के संदर्भ में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस प्रकार से लागू होता है या भारत के संदर्भ में इसके बारे में क्या प्रोविजंस हैं। पोजीशन इन इंडिया in Queen versus Burha, wherein Privy Council has validated only conditional legislation and therefore as per its reasoning delegated legislation is not permitted. The Privy Council laid down that seeking of assistance of a subordinate agency in the framing of rule and regulations which are to become a part of the law and conferring on another body the essential legislative functions which under the constitution should be exercised by legislature itself. It also stated that the essential legislative functions consist in determination of choosing the legislative policy and formally enacting that policy into binding rules of conduct. भारतीय संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो क्वीन बनाम बुरहा 1878 का यह मामला है। इसमें निर्धारित किया गया प्रिवी काउंसिल के द्वारा कि प्रत्यायोजित शक्ति और आगे प्रत्यायोजन नहीं हो सकता है। इस मामले में प्रत्यायोजित विधान की वैधता को चुनौती दी गई थी। तो ये क्वीन वर्सेस बुरहा का मामला था। इसमें नॉर्मली ये देखा प्रिवी काउंसिल के द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जब विधायिका के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी भी निकाय को किया जाता है तो उसे आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है और आगे प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। और इसी को इस मामले में चुनौती दी गई थी कि क्या प्रत्यायोजित विधान की वैधता को इस मामले में चुनौती दी गई थी। तो इस मामले में प्रिवी काउंसिल के द्वारा क्या निर्धारित किया गया था? प्रिवी काउंसिल ने निर्धारित किया कि किसी भी अधीनस्थ निकाय से सहायता लेना या अन्य निकाय को कार्य सौंपना विधानमंडल द्वारा ही संभव होगा। इस मामले में प्रिवी काउंसिल के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अगर कोई भी जो अधीनस्थ निकाय है उससे किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प लेनी है, अगर किसी भी विधान का निर्माण करने के लिए, तो यह कार्य केवल विधायिका ही कर सकती है। अन्य कोई भी निकाय इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। ये कार्य सौंपना विधानमंडल के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा अधीनस्थ जो निकाय है जिन्हें विधानमंडल के द्वारा कोई भी कार्य सुपुर्द किया गया है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत, वह उसे अन्य किसी भी निकाय को नहीं सौंप सकता है। इस पर रेस्ट्रिक्शन है। विधानमंडल चाहे तो नीतियों को प्रस्तावित कर आगे के कार्य संबंधित निकाय को सौंप सकता है। अगर विधानमंडल अगर चाहता है तो उसका यह अधिकार बनता है कि किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना है, इसको प्रस्तावित करके आगे के कार्य जो है उससे रूल और रेगुलेशन बनाने से संबंधित जो कार्य है वह आगे किसी भी निकाय को सुपुर्द कर सकता है। परंतु जिस निकाय को विधायिका के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा कोई भी कार्य सौंपा गया है तो ऐसी स्थिति में उसको यह अधिकार नहीं है कि वह अपना कार्य किसी अन्य आगे के निकाय को सुपुर्द कर सकता है, परंतु यह प्रत्यायोजन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ही होगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो ये ट्रांसफर जो पावर्स है, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो थ्योरीज है उनको ध्यान में रखकर ही किया जाता है। द सेम प्रिंसिपल वर हेल्ड इन अ किंग्स एंड बैरोनी लाल शर्मा। यही जो निर्णय कि एक बार जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा जो भी पावर्स अन्य निकायों को सुपुर्द की गई है उसका आगे हस्तांतरण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किंग वर्सेस बनवारी लाल के मामले में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अब आगे है आपका A number of general principles are followed in India regarding delegated legislation power. These are follows. भारत में प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में प्रतिपादित प्रतिस्थापनाएं की गई है कि जब भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा अपनी पावर्स का हस्तांतरण विधानमंडल के द्वारा किसी भी अन्य निकाय को किया जाता है तो ऐसी स्थिति में
कुछ थ्योरीज है उसको फॉलो करना जरूरी माना जाता है। फर्स्ट जो थ्योरी है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स लॉ मेकिंग पावर ऑन द लेजिस्लेशन and as such the said function cannot be delegated by legislature to executive। आवश्यक विधायी कृत्य को प्रत्योजन नहीं किया जा सकता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि सरकार के मुख्य 3 अंग है और तीनों में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। 3 अंग जो है वो है लेजिस्लेशन, विधानमंडल या विधायिका, जिसका मुख्य कार्य है विधियों का निर्माण करना या नियमों का निर्माण करना। दूसरा जो निकाय है या दूसरा जो उसका अंग है वह है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसका कार्य यह होता है कि वह जो नियम निर्मित किए गए हैं विधायिका के द्वारा उनकी घोषणा करना। और तीसरा जो सरकार का अंग होता है वो न्यायपालिका है और उसका कार्य यह होता है कि जो नियम विधायिका के द्वारा निर्मित किए गए हैं, कार्यपालिका के द्वारा जिनको लागू किया गया है, घोषणा की गई है, उनको परिवर्तित करवाना या एनफोर्समेंट किस प्रकार से करवाना है उससे संबंधित कार्य जो है वह न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली ही कंडीशन ये है कि जो लॉ मेकिंग जो पावर है यह मुख्य रूप से लेजिस्लेशन का ही कार्य माना जाता है और ऐसे आवश्यक विधायी कृत्य, ऐसे जो एसेंशियल जो काम है जो लेजिस्लेचर के ऊपर डाले गए हैं या लेजिस्लेचर का जो कार्य है वो मुख्य जो आवश्यक विधायी कृत्य है वह उनका ट्रांसफर नहीं कर सकता है। वो पावर्स जो है वह किसी अन्य निकाय को डेलीगेट नहीं कर सकता है। सेकंड है delegation of legislative power is permissible provided this does not amount to advocation of legislative functions and policy is laid down in legislature। आवश्यक विधायी कृत्य में विधायी नीति की अवधारणा आवश्यक रूप से होनी चाहिए। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव में जो पावर जो है उसमें परमिशेबल तभी होती है जबकि आवश्यक विधायी कृत्य में विधायी नीति की अवधारणा जो है आवश्यक रूप से होनी चाहिए। तो जो विधायी कृत्य जो है उनमें जो नीतियों से संबंधित जो अवधारणा है वह वास्तव में होनी जरूरी मानी जानी चाहिए, तभी पावर्स को जो है डेलीगेट किया जा सकता है, नहीं तो डेलीगेशन जो है पॉसिबल नहीं माना जाएगा। फिर है आपका The legislature cannot delegate essential legislative functions. It constant of policy making and binding rules formation। विधायी नीति की घोषणा और मार्गदर्शी नियम या मानदंडों के निर्धारण करने के पश्चात प्रत्युजित विधायन किया जा सकता है कि जो विधायी नीति जो है उसकी जो नीति की क्या घोषणा होगी और उसके मार्गदर्शी जो नियम है उनके मानदंडों का निर्धारण जो है वो लेजिस्लेशन के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात उनके अंतर्गत जो नीतियों का निर्माण करना है या उनके अंतर्गत जो अन्य रूल एंड रेगुलेशंस का जो निर्माण किया जाना है वो शक्तियां जो है वह अन्य जो है उसको हस्तांतरित की जा सकती है। फिर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द स्टैट्यूट अंडर विच इट इज फॉर्म्ड। अधीनस्थ विधान को उस विधि से संगत होना चाहिए जिसके अधीन बनाया जाता है। वह अधिकथित नीति और मानक की सीमाओं से परे नहीं होना चाहिए। तो अधीनस्थ विधान को उस विधि से संगत होना चाहिए। जो अधीनस्थ विधायन के द्वारा जो विधि का निर्माण किया गया है वह वो जो मूल विधि है उससे संगत होना जरूरी माना जाता है। अगर जो मूल विधि जो है जिसके लिए नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो निर्माण किया गया है वह उसी के अधीन होना चाहिए। अगर वह नीति अधिकथित नीति और मानक जो है उस मूल अधिनियम की सीमाओं से परे है या उन मानकों को फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वैलिड नहीं माना जा सकता है। तो अधीनस्थ विधान जो है मूल विधि से संगत होना चाहिए और उसके अधीन ही बनाया गया हुआ होना चाहिए और अधिकथित नीति और मानक जो निर्धारित किए गए हैं उन सीमाओं पर रहकर ही कार्य किया जाना चाहिए। उसके परे वह किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं बना सकता है। और फिफ्थ है द अबाउ मेंशन प्रिंसिपल्स अप्लाई टू ऑल फॉर्म्स ऑफ डेलीगेशन, एग्जाम्पल कंडीशनल लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन एक्सेट्रा। ये जो सिद्धांत ऊपर हमने देखे हैं इनका जो पालन है वो सभी प्रकार के जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उनमें होना जरूरी माना जाता है, चाहे वो विधान अधीनस्थ विधान है, चाहे अनुपूरक विधान है या सशर्त विधान है। इन सभी में इनके नियमों या इन सिद्धांतों का पालन होना अनिवार्य माना जाता है। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।
कल हम देखेंगे कि ये जो कंट्रोल है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में है उसमें किस प्रकार से इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक्स।